प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 11th हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी बेसिस से जो इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू की है। 11वीं में इतिहास की पुस्तक में मधुरूपाराम व्याख्याता इतिहास आपके साथ समय की शुरुआत लेकर उपस्थित हूँ। अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे मनुष्य का विकास कैसे हुआ, समय के साथ मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वह किस प्रकार से कंदमूल पत्थर के औजार बनाता है, धीरे धीरे वह आधुनिक अतीत के बाद में आधुनिक जो मानव बनता है, होमो सैपियंस तक आता है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। आज इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। तो ये तथ्य अपन को प्राप्त होता है कि मनुष्य कब और किस रूप में इस पृथ्वी में सामने आया। आज से 56 लाख वर्ष पूर्व इस मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी जानकारी मिलती है। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, कालांतर में लुप्त हो गए। उसके बाद में क्या होता है, आदि मानव के कई रूप है वह बदले और उसके बाद में वह लुप्त भी हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों के कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। तो मनुष्य शुरू में क्या करता है, मनुष्य जानवरों को खाता है, फल को खाता है, कंदमूल को खाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्हें पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। धीरे धीरे उसने क्या किया, तरीका तो ढूंढ लिया, परंतु ये शिकार और संग्रह करने की प्रवृत्ति वह चलती रही। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था कर, आज भी ऐसा मौजूद है। तो वो क्या करते हैं, शिकार और संग्रह के माध्यम से अपना भोजन है वह करती है। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। तो इसलिए हम क्या है, चिंतित रहते हैं कि आज जो शिकार करते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करके अपने अतीत के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा आगे अपन देखते हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। तो किससे जानकारी मिलती है, मानव के जीवाश्म से जानकारी मिलती है, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों से अपन को आदि मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। तो ये प्रारंभिक खोज हुई, उसके बाद में अधिकांश मानवों ने ये मानने से इनकार कर दिया ये के आदि मानव के जीवाश्म हैं। उसके बाद में उन्हें आदिकाल मानव द्वारा पत्थर के औजार, रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्म औजारों चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। तो ये धीरे धीरे ऐसे स्वीकार किया गया।
मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ है, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्म से मिलता है। मानव का विकास कैसे होता है? मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ है और इसके बारे में जानकारी अपन को किससे मिलती है? जीवाश्मों से मिलती है, जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारण करना कठिन नहीं है। तो जीवाश्मों के द्वारा मानव का जो है क्रम निर्धारण किया जाता है और एक बार जीवाश्म का पता लग जाता है तो उसके बाद में क्रम निर्धारण करना कठिन नहीं है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम एक ऐसी खोजें की गई थी जो अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकाल रूप में संबंध रखती थी। विद्वानों की ये हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया था। ऐसी जानकारी कहाँ मिलती है? ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के जो भाग है उसमें। विद्वानों की हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डेसेलफोर्ड डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट की सौंप दी गई जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे और जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया, उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरफन साफ हुसैन के पास भेज दिया। अगले वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया और जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव के रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और ये घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना कब घटित होती है? 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। तो आपको मालूम होता है एक युगांतरकारी घटना कब घटित होती है? जब चार्ल्स डार्विन पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसमें, और इसके बाद में उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ लिख गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक में ये दलील दी गई कि जो मनुष्य है वह जीव जंतु पहले जानवरों के रूप में थे, उसके बाद में क्रमिक मनुष्य का रूपांतरण हुआ, ऐसी जानकारी मिलती है। अब अपन कुछ देखते हैं, जैसे जीवाश्म शब्द, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उस अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। स्पीसीज या प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उसके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो वह स्पीसीज एक वर्ग या समूह के जो होते हैं वो आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रजाति कहा जाता है। अब हम देखते हैं जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन
प्रक्रिया होती है। पाई गई चीजों की सही जगह जानना उसके काल निर्धारण के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए। क्या दिए गए? ऊपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया जो मिली वस्तु के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखट दिखाया गया है वह ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने के उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर त्रिभुजाकार उपकरण है, वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। इधर देखो, इस चित्र दिया वो दूसरा है। ऊपर चित्र में दर्शाया गया है जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर के कैसे अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। आगे अपन देखते हैं मानव के कर्मिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज कौन कौन से, उसके बारे में अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ कुछ क्या दिया गया है। यहाँ 4 खोपड़ियाँ दी गई है। कितनी खोपड़ी दी गई है? 4 खोपड़ी, क ख ग घ। इन 4 खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी का एक वानर की खोपड़ी है। क्या दिया हुआ है? एक वानर की खोपड़ी दी गई है। खोपड़ी ख है वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है। खोपड़ी ग होमो इरेक्टस की है, सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की। और खोपड़ी घ होमो सेपियंस चिंतनशील प्रज्ञा मानव नामक प्रजाति की। आज के मानव इसी प्रजाति के। आज के मानव कौन से? अब देखो यहाँ 4 खोपड़ी किस किस की। क में एक वानर की खोपड़ी है। ख में क्या दिया हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी दी गई है। ग में होमो इरेक्टस की खोपड़ी दी गई है। और उसके बाद में घ में होमो सेपियंस की खोपड़ी दी गई। तो ये क्या है? कर्मिक विकास हुआ। और होमो सेपियंस है वह आज का मनुष्य है। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। और इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। आप सभी इसको देखिए किस प्रकार से दिखाई देती है। आगे देखते हैं। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के कर्मिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। अब इन 4 कर्मी खोपड़ियों को आप देखोगे तो इसमें जो आपको अंतर प्रतीत होते हैं वह मानव के कर्मिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव के कर्मिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी है, कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करते। अब अपन देखते ऐसे कैसे मनुष्य का धीरे धीरे वानर होमो इरेक्टस है, होमो वानर, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में होमो इरेक्टस, उसके बाद में होमो सेपियंस कर्मिक परिवर्तन कैसे हुआ उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। इसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनिड कहते हैं। इस उप समूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड्स उप समूह से संबंधित है। उसमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपीय थे यानी चारों पैरों के बल चलते थे।
है, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। उसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों, उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। दो प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में। तो होमिनिड कहाँ पर होमिनिडो का उद्भव हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह कि अफ्रीका वानरों का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्व अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का। सबसे पहला क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कितना पुराना है? 56 लाख वर्ष पहले का। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं। तो सबसे पहले जीवाश्म कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। अब देखो, इसमें प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर, मानव शामिल है और उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। अब देखो, इसमें हाथ का क्रमिक विकास, हाथ का खोपड़ी के बाद में हाथ का विकास कैसे होता है इसमें दिया हुआ है। हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का, हिंदी में जीनस के लिए क्या करते? वंश का प्रयोग करते। अब देखो, इसमें हाथ का विकास क ख दो दिए हुए। क आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। क चिंपैंजी की। ख आकृति होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ को दर्शाती है और ग आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ को दर्शाती है। ये देखो, पहले चिंपैंजी, उसके बाद में होमिनिड, उसके बाद में मनुष्य। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें दिया गया। आगे क्या दिया हुआ है? होमिनिड नामक परिवार के सदस्य होते हैं और इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं। अब देखो, होमिनिड समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, इसमें क्या होता है? मस्तिष्क से वह बड़ा होता है। पैरों के बल सीधे खड़ा होने की क्षमता, इसमें क्या है? पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता होती है। दो पैरों पर के बल चलना, और ये कैसे चलते हैं? दो पैरों के बल चलते। हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में विभाजित करते हैं और इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। होमिनिडो के बाद में कई शाखाएं बनती हैं। उन शाखाओं को क्या कहते हैं? उन शाखाओं को जीनस कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। और इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो अधिक महत्वपूर्ण है और इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजाति होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े, दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि अधिक भारी होते और दांत भी ज्यादा बड़े होते। तो आपको ऐसा पूछ सकते, इसके अंतर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में क्या अंतर है। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातिनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा के ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह समूह इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आधे रूप में उनकी एक वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता को सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलना,
अब देखो यहाँ देखिए, होमिनाइड बंदरों के कई तरह से भिन्न होते हैं, बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। यह दृश्य, ये देखो यहाँ दृश्य दिया हुआ है, ये कहाँ का है? ये पूर्वी अफ्रीका की लुलडुवे गोर्ज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से एक है जहाँ आदिकाल मानव के इतिहास के चिन्ह पाए जाते हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को दर्शाया गया है, ये दिया गया। आगे देखते हैं कहाँ तक होगा। होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी मौजूद थी, जैसे आग के अवयव का लंबा होना, आगे के अवयव का हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना है, और टखनों के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानव के अवयवों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया, और इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार, जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया, और इसके बाद में ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त करने से विकसित हुई हैं। अब आगे देखो, इसमें क्या दिया हुआ चित्र, ये बीच में दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुवी गोर्ज की खोज ये कब हुई है? 17 जुलाई 1959 में हुई। ओल्डुवी गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। किसे? जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया। लेकिन आगे चलकर ओल्डुवी नाम मेरी और लुईस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया। मेरी लीकी ने ही ओल्डुवी और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की, और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उनका हाथ रहा। लुईस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन भी किया। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द, हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो यह थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। इच्छा नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा, क्योंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सेली और टूट के साथ खुदाई पर चली, और मैं बेचैन होकर पीछे सीट में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीली बिच्छू ने काट लिया। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया, जो कुत्तों की नजर से बस निकला होगा। लैंड रोवर की गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी, और मैंने कई बार मेरी की आवाज सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? क्या पा लिया? क्या चोट खा बेटी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए। फाइंडिंग दी वर्ड्स आर्टिस्ट मैन, लेखक LSB लीकी, नेशनल ज्योग्राफी, ये वर्णन किया हुआ है। इसमें आगे अपन देखते हैं सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था कैसे होती है। ये अपने कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन कल से यहाँ से वापस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ये आज अपन इतिहास के बारे में, जो समय की शुरुआत कैसे होती है, धीरे धीरे किस प्रकार समय बदलता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। थैंक यू।
जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप इस चैनल पर बने रहिए, अगले पाठ की, अगले चैप्टर के इंतजार कीजिए।